अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 12 शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमारा डिस्कशन में रहेगा वो है गॉसेस लॉ। देखेंगे कि गॉसेस लॉ हमें क्या बताता है, गॉसेस लॉ की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं और इस टॉपिक से अच्छे सवालात किस तरह से हमारा एग्जामिनर फ्रेम करता है। तो आपको इस लेक्चर में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। बोलोगे सर वैसे ही आपके सारे लेक्चर बड़े होते हैं, इसमें कौन सी खास बात है। ठीक है, चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, गॉसेस लॉ। देखो मेरे बच्चे, गॉसेस लॉ के लिए आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है, जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड्स लेक्चर नंबर 11 में आपको कवर कराया था और उसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई थी। हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास किसी जगह पे ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई हुई है और यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऐसे करके सरफेस रखा हुआ है, तो हमने ये बात की थी कि सर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है। हमने कहा था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है ये जब इस सरफेस को कट करती हुई जाएंगी तो कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस किसी सरफेस को कट करती हुई जा रही हैं, इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। कि अगर मेरे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने यहां पे एक सरफेस को प्लेस किया तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं और कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट कर रही हैं तो हम वो यहां से डिफाइन कर सकते हैं। आपने कहा सर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, तो मैंने उस सिलसिले में भी आपको बताया था कि भाई वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन उस केस के अंदर उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं और इसका भी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि हम जो सरफेस एरिया है इसके छोटे 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 टुकड़े करेंगे और हर छोटे टुकड़े से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और आखिर में सारे फ्लक्स को क्या करेंगे, जमा कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कैसे आता है। बोला ठीक है सर, ये बात तो हमें याद आ गई कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया विल गिव यू द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ये तो हमारी पुरानी बात हो गई। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे एक काम की बात जो हमने समझनी है, हेडिंग लगाओ अपने पास, फ्लक्स थ्रू आ क्लोज सरफेस। फ्लक्स थ्रू आ क्लोज्ड सरफेस। आहिस्ता 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 अपने टॉपिक को बिल्ड करते हुए जाएंगे और आखिर में आपको फील होगा कि आपने गॉस लॉ का कॉन्सेप्चुअल फील लिया है। ठीक है, चलो अब क्लोज सरफेस क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई क्यूबॉइड है, कोई क्यूब है, क्लोज सरफेस है। मान लो आपके पास कोई स्फेयर है, फुटबॉल होती है, वो एक क्लोज सरफेस है। क्यों? अंदर से खाली है और बाहर क्या है, एक सरफेस है। ऐसे कोई क्यूब है, डब्बा ऐसे जिसकी 6 साइड्स है ना, 1 2 3 4 5 6, वो एक क्लोज सरफेस है। जैसे कोई सिलेंडर है, ठीक है, वो सरफेस हो गया। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, समझाएं चले। मान लो मेरा बेटा यहाँ पे मेरे पास एक कोई चार्ज है। बोला ठीक है सर, और इस चार्ज के सराउंडिंग में मैंने एक स्फेरिकल सरफेस अज्यूम कर लिया। क्या मतलब, इमेजिन करो कि मेरे पास एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक फुटबॉल है। ऐसे फुटबॉल क्या होता है, स्फेयर होता है। एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल सरफेस है। अब पहले तो ये तय करो कि क्या ये क्लोज सरफेस है। बोला सर है। भाई फुटबॉल कहीं से खुला हुआ थोड़ी होता है, क्लोज होता है ना। बिल्कुल वैसे ही एक स्फेयर है और किसके सराउंडिंग में एक चार्ज है जो कि कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। उस स्फेयर के सेंटर में क्या है, मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है। हमें करना क्या है, टारगेट क्या है। देखो हमें पता है इस चार्ज की वजह से ऐसे करके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है ना वो इससे आउटवर्ड जा रही होंगी। बोला सर जा रही होंगी, ये बात तो हमें भी पता है, आगे बताएं। अब जब जा रही होंगी इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, अच्छा ये मैंने आपको जहन में रखिएगा, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन दिखाई है ये 2 डायमेंशन में दिखाई है।
एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे 2 डायमेंशन में नहीं होगी, 3 डायमेंशन में होगी। क्या मतलब, इमेजिन करो ये आपका चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी जा रही होंगी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, मतलब हर डायरेक्शन में जा रही होंगी, रेडियली आउटवर्ड। और मैंने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया। वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो स्फीयर से बाहर आ रही होंगी। तो मुझे करना क्या है, अपना टारगेट बहुत क्लियर है, मुझे इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। क्या करना है भाई, इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स आउटवर्ड आ रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है। सर आउटवर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ट फ्लक्स कहता। मुझे इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बोला सर कोई मसला नहीं है, करें कैलकुलेट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना जरा। यहां पे अगर मुझे इस पॉइंट पर अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर, तो हमने पढ़ा था कि फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E डॉट डेल्टा ए। ये डायरेक्टली कब लग सकता था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, ऐसी हुआ करती थी कि पैरेलल लाइंस हैं, इक्विडिस्टेंट लाइंस हैं। क्या आपको ये लाइंस पैरेलल नजर आ रही हैं? नहीं। फिर क्या करेंगे सर, जो मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको लेके चलेंगे, परेशान नहीं हो। देखो, और ये डेल्टा ए क्या होता था सर, ये तो वेक्टर एरिया था। वेक्टर एरिया क्या था, डायरेक्शन के साथ एरिया। तो हमने कहा था किसी भी प्लेन के साथ जो वेक्टर एरिया है वो उसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। मैंने क्या किया, इमेजिन करो ये जो मेरा पूरा का पूरा स्फीयर है, इसको मैंने छोटे छोटे पैचेस में ब्रेक कर दिया। यानी कि मानो ऐसा स्फीयर है, उसके छोटे 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 पैचेस कर दिए, टुकड़े कर दिए। उस टुकड़ों का फायदा क्या है, जैसे मान लो यहां पे एक टुकड़ा है, अब इसकी वजह से डेल्टा ए ऐसा होगा। यहां पे एक टुकड़ा है, इसकी वजह से डेल्टा ए ऐसा होगा। क्योंकि जो, मेरी बात समझना जरा, यहां पे कहीं अगर मुझे वो मिल जाए, जैसे देखो मैं तुम्हें सिलेंडर वाली मिसाल से समझाता हूं कि यहां कहीं मुझे मेरा फुटबॉल तो नजर नहीं आ रहा अभी। ये देखो, ये मान लो मेरा सिलेंडर है जो मेरा पानी की बोतल है। अब देखो इसके ऊपर अगर मैं पैचेस बनाता हूं, ये पैच, ये पैच, ये पैच, ये पैच, ये पैच, मतलब मान लो मैंने इस कर्व सरफेस के पैच बना दिए। तो पैच बनाने का फायदा क्या है, डेल्टा ए की डायरेक्शन हर पैच की दूसरे से मुख्तलिफ आ गई। ये वाला पैच है, इसका डेल्टा ए ऐसा है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। ये पैच है, इसका डेल्टा ए ऐसा है। यहां पे पैच है, इसका डेल्टा ए ऐसा है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने ये जो हमारा स्फीयर था ना, इसके पैचेस बना दिए। हर पैच का डेल्टा ए उससे कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। बोला ठीक है सर, चले ये बात तो हमें भी समझ में आती, आगे चले। फिर यहां बना दिया, फिर इस तरीके से मैंने सारे टुकड़े कर दिए, बहुत सारे। ठीक है, इसको मैंने कह दिया यार इस पैच का जो डेल्टा ए 1 है, इसको कह दिया भाई। अब आज के बाद जब भी कभी मैं आपसे बोलूं ना ये डेल्टा ए, तो आपने ये बोलना है डेल्टा ए 1 क्या है। आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे इस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा, इस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा, स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा। डेल्टा A1 मैंने क्या किया, इस पूरे स्फीयर को छोटे 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 बहुत सारे इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ दिया। क्यों, ताकि मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकूं, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकूं। बोला चलो ठीक है। अब यहां से देखो, ये मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट की मैंने कह दिया E1 है, इधर की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को मैंने कह दिया E2 है, इधर वाली को मैंने कह दिया सर ये E3 है। सर E1 E2 E3 बराबर नहीं होगा, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा। मैग्नीट्यूड में क्यों बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, KQ/R²। तो सेंटर से जो डिस्टेंस यहां है वही यहां है, वही यहां है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। इस पॉइंट पे E1 का ये डायरेक्शन, इधर यहां, इधर यहां। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो आपने बोला सर इस पे कौन सा मसला है, इस पॉइंट पे पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। क्या बनेगा, आपने बोला भाई फ्लक्स बनेगा E1 डॉट डेल्टा A1। फिर सर इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, क्या बनेगा, E2 डॉट डेल्टा A2। बोला ठीक है भाई। फिर इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, क्या बनेगा, E3 डॉट डेल्टा A3। यानी कि आपने जो छोटे छोटे टुकड़े किए हुए, ऐसे करते करते फ्लक्स कैलकुलेट करते जाओ और आखिर में सबको जोड़ दो तो आपको इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। देखो फिर सुनो, हमने करना क्या था,
हमने कहा कि हमारे पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स इमिट आउट हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने बोला अब कैसे किया जाए। हमारे पास फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला था phi इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा ए, जो ज्यादातर बच्चे वही पढ़ के आते हैं। मैंने आपको उसी लेक्चर में बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो फिर हम क्या करते थे, फिर हम पूरे के पूरे सरफेस के छोटे छोटे सरफेस एरिया तोड़ते थे, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स लेते थे, हर एरिया एलिमेंट पे अलग फ्लक्स निकालते थे और आखिर में उनको सम करते थे, हमें मिल जाता था हमारा नेट फ्लक्स। अब यहां पे यही करना पड़ेगा। क्यों? ये पूरा जो मेरा कर्व सरफेस है, अब इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसी है, इधर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसी है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड ही पैरेलल नहीं है तो फ्लक्स कैसे निकालूंगा इस क्लोज सरफेस से? तो हमने बोला कोई टेंशन नहीं, इस पूरे के पूरे जो आपका स्फीयर था उसको छोटे 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 एरिया एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया। हर एरिया एलिमेंट का जो डेल्टा ए है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन डेल्टा ए के साथ पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो बिल्कुल स्फेरिकल मैनर में ही आउटवर्ड जाती है। ये खास बात है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इमेजिन करो कैसे जाती है, रेडियली आउटवर्ड जाती है, स्फेयर के अंदाज में तो जाती है। जैसे यहां से ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, मतलब हर डायरेक्शन में जा रही होगी ऐसे करके। ऐसे समझ लो बहुत सारे ना एरो 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 निकल के हर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो वो भी स्फेरिकल फॉर्म में रेडियली आउटवर्ड जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि। तो आपने छोटे 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 एरिया एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए। अब आपने बोला यार यहां का निकालोगे, फिर यहां का, फिर यहां का, ऐसे करते करते हर जगह का इंडिविजुअल आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालोगे और उसके बाद इन सबको क्या करोगे, जोड़ लोगे। बोला सर ये कौन सा मसला है? अच्छा, इसको अगर मैं ओपन करता हूं जरा देखना, फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, और यहां पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्यों? आपने गौर से सुनना मेरी बात, आपने इतने छोटे छोटे एलिमेंट्स, जैसे मान लो ये स्फीयर का टॉप है, ये स्फीयर का टॉप है, ऐसे करके ये टॉप है, आपने यहां एक छोटा सा एलिमेंट लिया, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन देखो, ये यहां चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे आ रही है और एरिया एलिमेंट भी ऐसे ही है, यानी कि दोनों पैरेलल हैं। अब देखो इसी सरफेस का ये एक पार्ट इधर आ गया, मतलब ये पूरा एक आपका बॉल्स है ना, एक स्फीयर्स है, इधर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे रखा हुआ, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे आउटवर्ड आ रही है और आपने यहां छोटा सा टुकड़ा भी ऐसा लिया हुआ है, तो इसका डेल्टा ए भी क्या हो गया, आउटवर्ड। हर जगह पे ई और डेल्टा ए आपस में क्या है, पैरेलल, तो हर जगह पे आपके पास थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपने बोला भाई E2 आगे आपके डेल्टा 2 डेल्टा A2 cos 0 डिग्री, ऐसे करते 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 आपने बोला भाई ये हो जाएगा En डेल्टा AN cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है सर? ये तो 1 होता है, हमें पता है ये बात। बोला ठीक है, ये हो गया भाई E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 प्लस E3 डेल्टा A3, और जनाब करते 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 En डेल्टा AN। अब अगर आप इसको नोट करते हो ना मेरे बच्चे, गौर से देखना, इसको अगर आप नोट करते हो तो ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है E1, ये क्या है? अब बोलोगे सर ये है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। ये क्या है सर? ये है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड क्यों है, वेक्टर नहीं है? वेक्टर तो ये था, जब आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले को खोलते हो तो ये तो मैग्नीट्यूड बचता है ना। अब ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और हमें ये बात पता है कि इस स्फेरिकल सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड एक बराबर होगा। क्यों? हमने कूलम्स लॉ की मदद से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिफाइन की थी, और वो क्या थी, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखो R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो चार्ज से लेके यहां तक का जो फासला है वो यहां है। क्यों? क्योंकि चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, और ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस है, ये मतलब आप सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक बराबर होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी। बोला ठीक है, तो इसका मतलब इन सबको मैं E लिख सकता हूं? बोला सर लिख सकते हैं, क्या परेशानी है? तो आपने बोला सर E इंटू डेल्टा A1 प्लस E इंटू डेल्टा A2 प्लस E इंटू डेल्टा A3, और आपने करते करते क्या किया, E इंटू डेल्टा AN कर दिया। बोला ठीक है सर, E को कॉमन निकाल लो। भाई E को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 करते करते अब टिल डेल्टा AN। बोला सर चले ये भी समझ में आ गया।
अब ये देखो, ये ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है सर, डेल्टा A1 था स्फेयर का ये छोटा टुकड़ा, डेल्टा A2 ये छोटा टुकड़ा, डेल्टा A3 ये छोटा, मतलब आपका ये जो पूरा स्फेयर था इसको आपने छोटे 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 पैचेस में ब्रेक किया हुआ था। बोला सर किया था। डेल्टा A1 छोटा टुकड़ा, डेल्टा A2 इसके बाजू वाला, डेल्टा A3 उसके बाजू वाला, ऐसे करते करते ये क्या है, ये सारे के सारे छोटे टुकड़ों को जमा कर रहा है, ये सारे के सारे एरिया एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। बोला ठीक है। तो अगर मैं सारे एरिया एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा, भाई सोचो जरा, समझो, अगर मान लो ये वापस मेरा सिलेंडर है, ये वापस सिलेंडर है, मैंने इसके ये छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े किए, अगर मैं इन सारे टुकड़ों को जोड़ लूंगा तो बेसिकली ये कर्व पार्ट का सरफेस एरिया आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब मैं इस स्फेयर के सारे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करूंगा तो इस स्फेयर का सरफेस एरिया आएगा। बोला सर आएगा। जो आपके स्फेयर का सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, मतलब सेंटर से लेकर किनारे तक का फासला इज आर। तो ये आ गया। बोला ठीक है। ई का वैल्यू आपको पता है? बोला सर पता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है। और ये आप कर क्या रहे हो, ये आप नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो, जहन में रखना, भूल मत जाना, हम नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। इसकी वजह से भाई देखो, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से मैंने आर डिस्टेंस के फासले पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला यही है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोला ठीक है सर यही है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 4 पाई आर स्क्वायर से। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, मर गया। बोला ठीक है सर, ये बनता है हमारे पास के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई। बोला सही है। अगर मैं के को ओपन कर दूं तो ये बनता है जनाब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू। बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। और साथ में क्या है, 4 पाई। बोला ठीक है सर, ये 4 पाई एज इट इज आया, क्यू एज इट इज आया, के को ओपन कर दिया। बोला ठीक है। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, मर गया। बचा क्या आपके पास, यहां पे बचा आपके पास क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपको ये पता चला कि अगर आपके पास, गौर से सुनना, अगर आपके पास ऐसा एक क्लोज सरफेस है, सुनना गौर से, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स इस सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा वो बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फिर सुनो, अगर आपके पास एक चार्ज है जो कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा, इस सारे फ्लक्स को जब जोड़ेंगे तो नेट फ्लक्स क्रॉसिंग अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोला ठीक है। और ये जो आपने नेट फ्लक्स निकाला था, इसको लिखने के अलग अलग तरीके आपकी किताब में भी लिखे मिल जाएंगे। ये हमने किया क्या था, देखो फिर से ना सेंट्रल आइडिया पकड़ो, कॉन्सेप्ट का ना फील लो। जब मैं लास्ट लेक्चर में फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, वहां पर भी मेरे पास एक दो बच्चों की ये शिकायत थी, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं सारे, उसमें शिकायत ये थी कि सर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे कोर्स में नहीं है, तो आपने क्यों तस्करा किया। पहली चीज तो इसका आंसर है महा लाइफ, महा रूल्स, महा चैनल, महा मर्जी, ठीक है। दूसरा इसका आंसर ये है, जोक सपाट, वो ये है कि देखो हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड का ही हम सिर्फ पढ़ के रखते तो आप फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कभी जिंदगी में निकाल ही नहीं सकते थे। जो टेक्निक वहां पढ़ी थी उसको यहां प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरी चीज, जो आगे गॉसेस लॉ पढ़ना है वो आप नहीं समझ पाओगे कभी भी, सही है। अब देखो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, आपने क्या किया, छोड़ दो इसको, भाड़ में डालो। आपने बोला भाई अगर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो भाई आपने माना कि एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक क्लोज सरफेस है। आपने बोला कि भाई हर इस क्लोज सरफेस को छोटे 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 एरिया एलिमेंट्स में तोड़ दिया, हर पॉइंट पे इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट किया, फिर सारे फ्लक्स को जोड़ लिया तो आपको नेट फ्लक्स मिल गया। ये सेंट्रल आइडिया है। तो गोया के आप जब फाई नेट निकालते हो तो फाई नेट निकालने के लिए क्या करते हो, आप ई आई डॉट डेल्टा ए आई करते हो। सर क्या मतलब, भाई आप ई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट लेते हो, और कितनी बार लेते हो, इन्फिनिटी टाइम्स। क्या मतलब सर, नहीं समझ में आया। भाई देख यहां क्या किया, यहां तुमने
इस स्फीयर को छोटे छोटे एरिया पैचेस में तोड़ा था। कितने एरिया पैचेस में? सर बहुत सारे। तो यही तो कह रहा हूं, इनफाइनाइट छोटे छोटे एरिया पैचेस में तोड़ा। फिर क्या किया? हर 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 पैच पर ई डॉट डेल्टा ए, ई डॉट डेल्टा ए, ई डॉट डेल्टा ए, यही तो किया। फिर क्या किया? सारे ई डॉट डेल्टा ए को जोड़ लिया तो नेट फ्लक्स आ गया। तो यही लिखा हुआ है ई आई डॉट डेल्टा ए आई 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये वाला काम आपने किया। फिर आखिर में ये सिग्मा क्या बता रहे हैं? भाई तूने सबको जोड़ लिया, ये देख प्लस 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 कर रहा है, ये सबको जोड़ लिया, यही लिखा हुआ है। अब इसको अच्छी किताबों में ऐसे लिखा जाता है भाई। अच्छी किताबों में हम कहते हैं जो सिग्मा है ना, ये ऐसे होगा, और यहां पे ये जो अंडा सा है ना, ये शो कर रहा है कि आप क्लोज सरफेस पे इंटीग्रल ले रहे हो। इंटीग्रल इज समेशन, सम कर रहे हैं। ये जो आप जोड़ रहे हो ना, ये जो आप जोड़ रहे हो, दिस इज बेसिकली इंटीग्रल। सही है? परेशान नहीं होना, मैं कुछ नहीं कराऊंगा इंटीग्रेशन, चिल सीन है बिल्कुल। लिखने का तरीका बता रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो, समझ जाओ। ये क्या है? यही चीज है भाई। ये क्या था कि आपने इनफाइनाइट पैचेस को ऐड किया है, इनफाइनाइट पैचेस के ऊपर ये वाली कार्रवाई की है। भाई ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है इनफाइनाइट पैचेस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर ऐड कर दिया। तो ये भी यही बता रहा है। आगे आपने लिखा होता है ई डॉट डी ए। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। क्या है ये? क्या लिखा है भाई? आपने ई डॉट डी ए करना है। डी ए क्या है? चुनना सा एरिया एलिमेंट। वहां पे आपने ई डॉट डी ए किया, और ऐसा कितनी बार किया? इनफाइनाइट एरिया एलिमेंट्स पे किया, और फिर आपने आखिर में सबको क्या किया? जोड़ लिया। ये सर्कल क्या शो कर रहा है कि आपने क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट किया, या क्लोज सरफेस पे आपने सम किया। इसको सबको भाड़ में डालो, सेंट्रल आइडिया जहन में रखो। दो बातें तुम्हें आगे बढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। नंबर एक बात कि अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, यह कैसे कैलकुलेट होगा? भाई आप उस क्लोज सरफेस के छोटे 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 टुकड़े करोगे एरिया के, हर एरिया एलिमेंट पे ई डॉट डेल्टा ए करोगे, फिर सारे ई डॉट डेल्टा ए को जोड़ लोगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? नेट फ्लक्स। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे का आता है एक सवाल, और जो कि आना भी चाहिए। सवाल ये आता है कि सर देखें ये चार्ज रखा था। बोला सर रखा था। यहां पे जो आपने क्लोज सरफेस लिया है, ये तो स्फीयर लिया है, और वो भी एक सर्टेन रेडियस r का। अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूं या साइज छोटा कर दूं, भाई ये रेडियस का भी, ये अभी स्फीयर का ये रेडियस है r। अगर मैं स्फीयर का साइज छोटा कर दूं, यानी कि रेडियस कम कर दूं, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? या अगर मैं स्फीयर का साइज बड़ा कर दूं तो नेट फ्लक्स क्या होगा? या अगर मैं स्फीयर को भाड़ में डालूं, मैं कोई और सरफेस रख दूं, हो क्लोज सरफेस लेकिन स्फीयर ना हो, फिर क्या करेंगे? चलो इतना हिस्सा कॉपी करो, इन एतराजात का मैं जवाब देता हूं। अब देखो मेरे भाई, इस एतराज का जवाब ना बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। मैं यहां पे पहले बना दूं। ये मान लो हमारे पास हमारा पॉजिटिव चार्ज है। सर नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही होता है, बिल्कुल यही होता है नेगेटिव चार्ज के लिए भी। बस फर्क ये होता है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है ना मेरे भाई, जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इनवर्ट आ रही होती। ये मान लो मैंने दो स्फीयर बनाए, और ये मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे करके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है ना वो क्या हो रही है? बाहर आ रही हैं। बोला ठीक है सर, चले इतनी बात तो हमें भी समझ में आ गई, आगे चले। ठीक है, अब जरा रिवाइज करो, हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? आपने अभी ये पढ़ लिया ना। मान लो ये आपका वो स्फीयर है, ये वाला, ये जो पहला वाला स्फीयर है, ये वो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है? r है। और अब आपने बाहर एक नया स्फीयर बनाया जिसका रेडियस क्या है? 3r है। ये आपने एक नया स्फीयर बनाया। हम क्या इतराज कवर कर रहे हैं फिर सुन लो। सर आपने बताया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो इससे निकलने वाला जो आपका नेट फ्लक्स है ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और इसकी डेरिवेशन करते हुए हमने ये वाला स्फीयर कंसीडर किया था कि जिसमें रेडियस कितना था? r था। बोला ठीक है। अब एतराज ये आया कि सर अगर मैं ये स्फीयर ना लूं, मिसाल के तौर पे मैं मान के चलूं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस बड़े स्फीयर के अंदर बंधा हुआ है, इस बड़े स्फीयर के सेंटर पर है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? वैसे तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो क्या आपको इस इक्वेशन में कहीं r नजर आ रहा है? नहीं। इसका मतलब जो नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस है वो रेडियस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। आपको कहीं r नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब r छोटा हो या बड़ा हो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। सर नजर तो नहीं आ रहा, इसका मतलब डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन फील दिलाए, फील लेते हैं, अभी फील लेते हैं, सारे पैसे फील किए, फील लेते हैं। हमने फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? फ्लक्स क्या होता है?
पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, इस लेक्चर के भी इंट्रो में बताया। किसी सरफेस से कितनी लाइंस इलेक्ट्रिकल फील्ड की गुजर रही हैं, ये फ्लक्स होता है। ऐसे ही था, लाइंस पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग अ सरफेस प्लेस परपेंडिकुलर। जितनी लाइंस गुजरेंगी फ्लक्स उतना होगा। लाइंस बढ़ गई फ्लक्स बढ़ गया, लाइंस घट गई फ्लक्स कम हो गया। अब देखो, अगर तुम नोट करो, ये जो छोटा स्फीयर है, ये वाला छोटा स्फीयर, इससे टोटल कितनी लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस पास हो रही हैं। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस पास हो रही हैं। इस बड़े वाले से कितनी लाइंस पास हो रही हैं? अबे 8 ही पास हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लाइन पास हो रही हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो फ्लक्स इस छोटे से पास हो रहा है वही फ्लक्स इस बड़े से पास हो रहा है। इसका मतलब नेट फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। तो जो लाइन यहां से क्रॉस कर रही है वो यहां से क्रॉस कर रही है। बोला ठीक है सर। दूसरी बात, फ्लक्स आपका शेप पर भी डिपेंड नहीं करता। सर क्यों, शेप पे क्यों नहीं करता डिपेंड? अच्छा अभी बताते हैं शेप पे क्यों नहीं करता। मान लो मैंने यहां पे एक आड़ी तिरछी ऐसी करके एक शेप बना दी। मतलब मान लो ये मेरी एक शेप है, ये कोई शेप है ब्लैक कलर से जो बनाई है, ये मेरी कोई इररेगुलर शेप है। बाकी स्फीयर को भूल जाओ, ये मेरी कोई एक इररेगुलर शेप है। और आसान कर लो, यहां पे बना दी मैंने, मान लो ये मेरी कोई एक आड़ी तिरछी ना इररेगुलर किस्म की शेप है, इस तरह की ये शेप है मेरी, ठीक है। इसके सेंटर में यहां पे मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, यही पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताना है इसके अंदर से फ्लक्स जो है ना वो कितना निकल रहा है। सवाल क्या है? वही है सवाल तो, भाई ये देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होंगी। बोला सर होंगी, ये तो इसमें कौन सी कमाल की बात है। बोला सर होंगी ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। अब आपने बताना है कि सर नेट फ्लक्स कितना है। बोला यार कोई मसला ही नहीं है। आप देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे एक स्फीयर बना लूं, इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स होगा? बोला सर स्फीयर में से तो हमें फ्लक्स पता है ना, कितना होता है? Q/ε0। मैं बोलूंगा देख स्फीयर का फ्लक्स तुम्हें पता है Q/ε0। अब देखो जो इस स्फीयर से लाइंस निकल रही हैं वही इस क्लोज सरफेस से निकल रही हैं। बोला सर निकल रही हैं, यहां देख लो, जो इस छोटे स्फीयर से लाइन निकल रही हैं वही इस क्लोज सरफेस से निकल रही हैं। बोला सर निकल रही हैं। इसका मतलब नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज Q/ε0। यही होगा, ये क्लियर, यही होगा। ये गॉसेस लॉ की वो पावर है जो तुम आगे चल के अभी फील करोगे। यानी कि अभी गॉस लॉ नहीं पढ़ा हमने, यानी कि आपका जो नेट फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो कितना है आपके पास? वो आपके पास Q/ε0 है। नेट फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिटरी, बस सरफेस शुड बी क्लोज सरफेस होना चाहिए। जैसे स्फीयर क्लोज था वैसे किसी भी शक्ल का हो टेंशन नहीं है, बट सरफेस शुड बी क्लोज। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज Q/ε0। दो चीजों पे डिपेंड करता है नेट फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से बाहर आ रहा है। एक जो चार्ज इनक्लोज है उस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, बस और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं, कुछ और चीज पढ़ते हैं। अभी मैंने गॉसेस लॉ नहीं पढ़ाया। अब मेरे बच्चे यहां पे ना एक छोटी सी चीज जरा और समझो। मान लो कि यहां पे हमारे पास ना एक कोई ऐसे करके एक कोई क्यूब रखा हुआ है। बोला ठीक है सर एक क्यूब रखा हुआ है, मान ली हमने ये बात आपकी, ऐसे करके एक क्यूब रखा हुआ है। बोला सही है सर एक क्यूब रखा हुआ है, और यहां पे मेरे पास मिसाल के तौर पे ऐसे करके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं। यहां पे कोई चार्ज मार्ज रखे हुए होंगे उसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है। मान लो ऐसे यहां कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से ऐसे आ रही है। सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसी नहीं होती। अबे मान लेना थोड़ी देर के लिए, मान ले क्या जा रहा है, मान ले ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आ रही। चल एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन तो ऐसी आएगी ना, ठीक है, एक तो आएगी ना ऐसे, एक तो आएगी ना ऐसे। बोला मैं इसी एक की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे आई और ऐसे पास करती हुई इसके अंदर से निकल गई। बोला ठीक है, अब मुझे बता पहली बात तो ये क्यूब है। बोला सर है क्यूब। क्या क्यूब एक क्लोज सरफेस बॉडी है? बोला है भाई, एक ऊपर का फेस है, एक नीचे है, एक इधर है, एक इधर है, एक आगे एक पीछे, बिल्कुल क्लोज सरफेस है। अब इसके अंदर आपने नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब कैलकुलेट करना है। अब देखो जो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब है, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब है वो या तो इस फेस में होगा, या तो इस फेस में होगा या इस फेस में होगा, सही है।
क्योंकि इन्हीं के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आ रही है। सर ऊपर वाले के नहीं होगा, नहीं होगा। वजह यह है कि अगर आप ये ऊपर वाला, ये टॉप वाला है, टॉप वाला, ये टॉप मतलब अगर ये क्यूब है तो ये क्यूब का टॉप फेस है। यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे तुम्हारा जो डेल्टा ए है, जो वेक्टर एरिया है, वो ऐसे आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इस केस के अंदर ई डॉट डेल्टा ए जीरो हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले का देखोगे तो यहां पे डेल्टा ए तुम्हारा डाउनवर्ड होगा, इस केस में इससे भी फ्लक्स तुम्हारा जीरो हो जाएगा। फ्रंट वाले से देखोगे, मतलब ये सामने वाला, ये मान लो जो सामने वाला फेस है, इससे देखोगे तो डेल्टा ए ऐसे आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ये भी ई डॉट डेल्टा ए जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है। पीछे वाले का डेल्टा ए अंदर की तरफ होगा, ई ऐसे जा रहा है, इस केस में भी जीरो हो जाएगा। तो जो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है वो या तो इस फेस की वजह से होगा या इस फेस की वजह से होगा। ये वाली बात हमें समझ में आती है। इस तरह का मैंने आपको एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी कराया था। बोला ठीक है चलो समझ में आया। अब जरा समझना यहां पे ना कॉन्सेप्ट का फील लेना। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नेट फ्लक्स थ्रू द, यहां जो लिखा हुआ था क्लोज सरफेस, इससे नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा है। नेट फ्लक्स निकालने का तरीका क्या पड़ा है? बहुत सिंपल है ना। नेट फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है भाई? पहले मैं इस फेस का फ्लक्स निकालूंगा, फिर मैं इस फेस का फ्लक्स निकालूंगा, फिर दोनों को जोड़ लूंगा तो नेट फ्लक्स मिल जाएगा। सर अभी तो आपने कहा था एरिया के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर सबसे फ्लक्स निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। अबे एरिया के छोटे टुकड़े क्यों करने पड़ रहे थे? क्योंकि ई का डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग हो रहा था। अब यहां पे तो ई का यही डायरेक्शन है ना, तो मैं क्यों छोटे टुकड़े करूंगा? ठीक है, यहां पे भी वही डायरेक्शन, छोटे टुकड़े की जरूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्टली यहां पे अगर फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा इस फेस का, इसको मैं कहता हूं फेस 1, इसे मैं कहता हूं फेस 2, बाकी सारे फेसेस का तो जीरो ही हो गया, पता चल गया। इस फेस का डेल्टा ए ऐसा होगा, बोला सर होगा। इस फेस का डेल्टा ए ऐसा होगा, और ई का डायरेक्शन ऐसा है, बोला सर ऐसा है। और 2 वाले फेस का डेल्टा ए, बोला सर ऐसा होगा, बोला ठीक है सर ऐसा होगा, इसको ठीक है डेल्टा ए ऐसा होगा ये, और ई का डायरेक्शन तो पहले ही ऐसा है, बोला ठीक है। और जो एरिया इस फेस का है वही एरिया इस फेस का होगा, क्योंकि ये क्या है, ये क्यूब है, बोला ठीक है सर समझ में आया। अच्छा अब समझो यहां पे जरा, अगर मैं इस साइड से फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं, फ्लक्स थ्रू फेस नंबर 1, तो ई डॉट डेल्टा ए, बोला सर ई डॉट डेल्टा ए, ओपन करेंगे तो ई डेल्टा ए कॉस थीटा, बोला सर ई डेल्टा ए कॉस थीटा। देखो ई इस डायरेक्शन में, डेल्टा ए ऐसा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। आपने बोला भाई ई डेल्टा ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है सर -1 होता है, तो भाई यहां से फ्लक्स आया माइनस का ई डेल्टा ए, बोला सही है। यहां पे अब जरा फेस नंबर 2 पे भी निकाल लो, बोला सर निकालो फ्लक्स तो फॉर्मूला वही है, ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, ई एज इट इज आया, डेल्टा ए एज इट इज आया। अब ई भी यहां है, डेल्टा ए भी यहां है, तो आपने बोला भाई कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। आंसर आ रहा है ई डेल्टा ए, और आपके पास ये प्लस हो जाएगा क्योंकि कोई साइन नहीं है तो प्लस है। और हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है, बाहर आने वाला फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है, अंदर जाने वाला फ्लक्स। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो कि सरफेस के अंदर घुस रही है वो नेगेटिव फ्लक्स बनाएगी, जो बाहर आ रही है वो पॉजिटिव बनाएगी। आप देख लो ये वाली लाइन डब्बे के अंदर जा रही है, ये लाइन डब्बे से बाहर आ रही है। अब करना क्या था, टारगेट से नहीं हटना, करना क्या था, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अगर आपको नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्लोज सरफेस, तो आप बोलोगे सर नेट फ्लक्स जो होगा वो तो होगा फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस, जितने भी फेसेस हैं इन सब का जो फ्लक्स है उसको ऐड कर दो। नेट फ्लक्स का मायना क्या होता है, नेट फ्लक्स का माना होता है कि भाई अंदर आने वाला फ्लक्स माइनस बाहर जाने वाला फ्लक्स। सिंपल, पॉजिटिव फ्लक्स माइनस नेगेटिव फ्लक्स, अंदर आने वाला फ्लक्स माइनस बाहर जाने वाला फ्लक्स, इनवर्ट फ्लक्स माइनस आउटवर्ड फ्लक्स, या उल्टा कर लो आउटवर्ड माइनस इनवर्ट, जैसे अच्छा लगे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बराबर। अब देखो यह सारे फ्लक्स को मैंने सारे फेसेस के फ्लक्स को क्या करा, जोड़ लिया, बोला ठीक है। φ1 कितना है आपके पास, सर φ1 हमारे पास है माइनस का ई डेल्टा ए, बोला ठीक है। φ2 कितना है, φ2 है प्लस का ई डेल्टा ए, और ये φ3 φ4 φ5 φ6 ये तो मैंने आपको बताया था सारे के सारे जीरो है। रीजन क्या है जीरो होने का, डेल्टा ए और ई परपेंडिकुलर है हर एक में, बोला ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास नेट फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि सुनना गौर से, ये जो चार्ज रखा हुआ था इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स जा रहा है वो 0 हो रहा है। सोचो ये 0 क्यों हुआ, 0 तो आ गया आंसर, क्यों, माइनस ई डेल्टा ए ने प्लस ई डेल्टा ए को मार दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से जितना फ्लक्स अंदर दाखिल हुआ उतना फ्लक्स यहां से बाहर निकला, बोला सर बिल्कुल कह सकते हैं। यहां से जितना फ्लक्स अंदर दाखिल हुआ उतना फ्लक्स वहां से
बाहर निकला। बोला सर बिल्कुल कह सकते हैं, समझना बात को जरा, कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज इसके अंदर नहीं रखा हुआ, क्योंकि इसमें कोई नेट चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं रखा हुआ इसके अंदर, अगर सरफेस के अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है, जो सरफेस के बाहर चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से इसके अंदर का नेट फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? देखो मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज क्यों, और यहां पे मेरे पास एक कोई क्लोज सरफेस है। अब मुझे पता करना है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस में से नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो आप देखो, जो ये चार्ज की तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनाओगे ऐसे करके, ऐसे करके, मिसाल के तौर पे ऐसे करके, ऐसे करके, तो तुम क्या ये बात नोट कर पा रहे हो कि भाई इस पॉइंट से जब ये फील्ड लाइन अंदर दाखिल हुई तो इस पॉइंट से ये फील्ड लाइन बाहर निकली है। इस पॉइंट पे अंदर जाने की वजह से जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा ए ऐसा है, ई ऐसा जा रहा है। और इस पॉइंट पे जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर इस पॉइंट पे तुम्हारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे तुम्हारा फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है, क्योंकि जब तुम फ्लक्स निकालते हो, फ्लक्स कैसे निकालते हो, फ्लक्स ऐसे ही निकालते हो ना कि भाई तुम इधर का भी ई डॉट डेल्टा ए लोगे, इधर का भी लोगे, क्योंकि एक फेस ये है तो एक फेस ये भी है। भाई फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कैसा निकालेगा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है उसका जो डॉट प्रोडक्ट है एरिया के साथ वो लेगा, फिर जमा करेगा। तो फिर जब तुम यहां निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, यहां निकालोगे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब आपने ये सीखा कि अगर कोई चार्ज तुम्हारा, सुनना गौर से, अगर कोई चार्ज तुम्हारा क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है तो वो इसके नेट फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डालेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से लाइंस अंदर दाखिल नहीं हो रही, उसका रीजन ये है कि इसकी वजह से जितनी लाइंस दाखिल हो रही हैं उतनी लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो नेट फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज दैट इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स उसका इनवर्ड है उतना फ्लक्स उसका आउटवर्ड है। क्लियर है? क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो अगर कोई चार्ज आपका कहां रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। क्लियर है? नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो अगर कोई चार्ज कहां रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। बोला सर क्लियर है? अब नेट फ्लक्स जीरो हो गया। बोला ठीक है, अब इतनी बात को कॉपी करो, अब चलते हैं इसकी जनरलाइजेशन की तरफ। अब देखो मेरे बच्चे, जरा यहां पे गौर से सुनना और समझना। अब हमारे पास फाइनली ये जो हमने दो चीजें पढ़ी है ना, मैं इन दो चीजों को समराइज कर दूं और फिर उसके बाद इसकी जनरलाइजेशन करते हैं। सर समराइज करें। अभी तक टोटल 2 पॉइंट्स पढ़े। नंबर 1, अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर है तो उससे निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है वो Q/ε0 के बराबर है। ठीक है? और अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है तो उसकी वजह से इस क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स तब्दील नहीं होगा। इसकी वजह से इस क्लोज सरफेस के नेट फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। क्यों? नेट फ्लक्स क्या होता है? आने वाला फ्लक्स माइनस जाने वाला फ्लक्स, नेट तभी कह रहे हैं। तो इसकी वजह से जो चार्ज बाहर रखा हुआ है, जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो नेट कंट्रीब्यूशन जीरो है। मतलब मान लो एक तरफ से तुम्हारे पास 10 रुपए आ रहे हैं, एक बंदा तुम्हें 100 रुपए दे रहा है, 100 रुपए ले रहा है, तो उस जो बंदा 100 रुपए दे के 100 रुपए ले रहा है उसकी वजह से तुम्हारी वेल्थ में, तुम्हारे पैसों में कंट्रीब्यूशन जीरो है। क्यों? वो दे रहे तो ले भी उतना ही रहे। जहां से 10 रुपए आ रहे हैं तो वो तुम्हारा इनकमिंग फ्लक्स है। पॉइंट समझ में आ गया? जो चार्ज बाहर रखा हुआ है उसकी वजह से नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी जीरो। बोला ठीक है, चले समझ में आ गया। मान लो मेरा बेटा यहां पे मैंने कुछ चार्जेस रखे हुए, एक चार्ज है मेरा Q1 जैसे पॉजिटिव है, एक चार्ज है मेरा Q2 जैसे नेगेटिव है, एक चार्ज है Q3 अगेन पॉजिटिव है, Q4 अगेन पॉजिटिव है। बोला ठीक है। और यहां पे एक चार्ज है Q1 मिसाल के तौर पे, ये भी पॉजिटिव है, एक चार्ज है Q2 ये भी पॉजिटिव है, एक चार्ज है Q3 ये भी क्या है, पॉजिटिव है। बोला ठीक है, और इसको नेगेटिव करते चलो। और मैंने यहाँ पे एक अपना क्लोज सरफेस बनाया हुआ है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, आगे चलें मजीद बताएं। कोई भी एक आर्बिट्री क्लोज सरफेस है। बोला ठीक है। अब मेरा बेटा यहाँ पे मैंने एक कोई पॉइंट मार्क कर दिया। अब सब सुनना गौर से ज़रा सवाल। सबसे पहली चीज़ तो ये जो मैंने अपना क्लोज सरफेस बनाया है, गौर से सुनना मेरी बात, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। ये जो मैंने क्लोज सरफेस बनाया है, इस क्लोज सरफेस की खास बात क्या है कि सर ये एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? आपका एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे,
इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर मेरे पास ये 4 चार्जेस हैं जिनको मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया। इसके बाहर मेरे पास ये 3 चार्जेस हैं। ये एक पॉइंट है, अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, अब आप सब लोग चैंपियन हो चुके हो, 12वां लेक्चर है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो उसका तरीका कार क्या होगा? आप बोलोगे सर इसमें कौन सी टेंशन है? आप बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आपने इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है तो तरीका बहुत सिंपल है, कुछ कंट्रीब्यूशन इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका, कुछ इसका, कुछ इसका। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, अच्छा इसका ना नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि 1 2 3 मैंने यहां भी यूज कर लिया ना, तो इसका नाम कर लेते हैं, इसको कह दिया मैंने 5, इसको कह दिया 6 7। बस बड़ा क्यू और छोटे क्यू में ये फर्क है, बड़ा क्यू सरफेस के बाहर है, छोटा क्यू क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कहां है? गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है इसके सरफेस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या पढ़ के आए थे लोग? इससे क्या मसला है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 1, इसकी कैलकुलेट करो इस पॉइंट पे फील्ड, फिर 2 की कैलकुलेट करो, इन सबको वेक्टर सम करते हुए जाओ, करते 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 आप ये जितने भी चार्जेस है ना इन सबको ऐड कर दो, इन सब की इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी आखिरी चार्ज यहां पे कौन सा 7 है, या 7 नहीं करते, इसको यहाँ पे NH चार्ज कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस मान लो और यहाँ पे जो आखिरी चार्ज है ना इसको मैंने NH चार्ज कर दिया। बोला ठीक है, तो ये जो आप इसने बोला कि भाई अगर आपको नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड चाहिए तो ऐसे आ जाएगी। बोला इसमें तो सर कोई एतराज नहीं है, कोई मसला ही नहीं, हमें पता ही बात। अगर मुझे यहां से निकलने वाला नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सुनना गौर से, अगर मुझे नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सर फ्लक्स से क्या मुराद है? भाई देखो समझो, इस पॉजिटिव की वजह से कुछ फील्ड लाइन जैसे बाहर जा रही होगी, बोला जा रही होगी, इस नेगेटिव की वजह से कुछ फील्ड लाइन जैसे अंदर आ रही होगी, बोला आ रही होगी, इस पॉजिटिव की वजह से बाहर जा रही होगी, बोला जा रही होगी, इस पॉजिटिव की वजह से बाहर जा रही होगी, बोला जा रही होगी। सिमिलरली ये वाला जो पॉजिटिव है इसकी वजह से अंदर आ रही होंगी, बोला सर बिल्कुल आ रही होंगी, क्यों नहीं आ रही होंगी, ऐसे करके अंदर भी आ रही होंगी, इस पॉजिटिव की वजह से भी आ रही होंगी, इस नेगेटिव की वजह से फिर अगेन बाहर जा रही होंगी, बोला सर बिल्कुल है। तो अगर मुझे इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि कितना नेट फ्लक्स निकल रहा है, तो देखो क्या मैं कह सकता हूं नेट फ्लक्स का जो मेरा फॉर्मूला है वो अभी अभी आपने पढ़ के आए थे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टिल i इज इक्वल टू इंफिनिटी और ई एन डॉट डेल्टा ए, यही पढ़ के आए थे? बोला सर यही पढ़ के आए थे, बिल्कुल यही पढ़ के आए थे, यही तो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। सर वो तो ई आई डॉट, अबे तो वो भी यही है, अभी उस पर भी आ जाएंगे, यही पढ़ा था। बोला सर यही पढ़ा था बिल्कुल, या इसको तुम ऐसे भी लिखना सिखाया था मैंने आपको? बोला सर ऐसे भी लिखना सीखा था, ई एन डॉट डी ए। यानी कि अगर आपको गौर से सुनना, अगर आपको इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड पता चल जाए, सुनना, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे? इस पूरे सरफेस पर, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, अगर आपको हर जगह पे, मतलब भाई सिर्फ यहां पे थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इन सारे चार्जेस की वजह से यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोला होगी, यहां भी होगी, बोला होगी, यहां, मतलब हर जगह पे होगी। अगर आपको इस सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो आप इस नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड का, गौर से सुनना, EN क्या है? नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है, कहां पे? इस सरफेस पे। भाई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, भाई ये बात समझो, ये जो सारे चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, बोला ठीक है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखता हूं, वो इन सारे चार्जेस की वजह से अपने ऊपर ताकत महसूस करेगा, बोला करेगा, तो बेटा फिर वो यहां रखने पे भी करेगा, यहां भी, हर जगह करेगा। तो इसका मतलब इस सरफेस के ऊपर अगर तुम्हें किसी तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है? सर ऐसे आती है, पढ़ चुके हैं हम ये। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करूंगा? भाई इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और इन सारे की वजह से निकालूंगा, इन सबको वेक्टर सम कर दूंगा। तो बता ये रहा हूं कि यार ये नेट फ्लक्स कैसे निकलेगा यहां से, मतलब इन सारे चार्जेस की वजह से इस गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो कैसे आ रहा है या कितना आ रहा है, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे ई एन डॉट डी ए, यानी कि देखो समझो आपको क्या पता चल गया। वापस चलते हैं जो हमने बिल्कुल शुरू में किया था, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, पढ़ाया था सर, पढ़ाया था। उसमें क्या था? सुनो और तो सुनो, कोई जल्दी नहीं। आपको यह पता था कि सेंटर में एक चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ठीक है, आपने एक स्फीयर मान लिया, ठीक है, आपको इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस स्फीयर के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड पता थी, बोला सर पता थी। फिर आपको जब हर
पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पता थी तो आपने हर पॉइंट पे ई डॉट डी ए किया? बोला सर किया। जब आपने ई डॉट डी ए किया फिर सारे ई डॉट डी ए को जोड़ा तो आपको नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस मिला था? बोला सर मिला था। याद आया? यहां पे सेम काम कर रहे हैं, बस फर्क क्या है कि अब एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस है। तो मैंने कहा टारगेट क्या है, सुनना गौर से, टारगेट वही है इस क्लोज सरफेस से कितना नेट फ्लक्स आ रहा है। सर नेट फ्लक्स क्या होता है पहले तो ये समझा रहे हैं। देखो नेट फ्लक्स का बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास 100 रुपए आए, 20 रुपए चले गए, नेट अमाउंट मेरे पास कितनी आई 80 की, 100 आए 20 चले गए तो 80 मेरा नेट अमाउंट है। एक क्लोज सरफेस में 10 लाइंस आई, 4 लाइंस चली गई, 10 लाइंस आई अंदर, 4 लाइंस गई बाहर, तो नेट फ्लक्स कितना है 6 लाइंस अंदर। 100 लाइंस बाहर गई, 15 लाइंस अंदर आई, तो नेट फ्लक्स कितना है 85 लाइंस बाहर। यह है नेट फ्लक्स। करना क्या है, इस क्लोज सरफेस का कितना नेट फ्लक्स है, बाहर कितना जा रहा है माइनस अंदर कितना आ रहा है, वो आपने कैलकुलेट करना है। बोला ठीक है। वही काम जो पहले किया था वही सेम है। अब क्या करना है भाई, देखो हमें बस ये बता दो कि इस सरफेस पे हर जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है। मैंने कहा इस सरफेस के ऊपर, ये कोई गॉसियन सरफेस है, कोई भी रैंडम आर्बिट्री, मैंने कहा इस रैंडम आर्बिट्री गॉसियन सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो ई नेट है। वो क्या है, ई नेट है। बोला सर ई नेट क्यों है? मैंने बोला भाई देख, ये कोई पॉइंट है सरफेस पे, बोला है इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करूंगा भाई, इन सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगी, इन सारे की बाहर वालों की वजह से भी, उसको वेक्टर सम करूंगा। बोला सर करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि बोला आएगी। ऐसे 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 करते करते मुझे ई नेट पता चल गया कि भाई ई नेट की ये वैल्यू है। अब बोला क्या करेंगे भाई, देखो अब इस गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, छोटे टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, फिर सबका फ्लक्स जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या है इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये लिखा हुआ है देखो, ई एन डॉट डेल्टा ए आई इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि ई एन डॉट डेल्टा ए यहां भी किया, यहां भी किया, यहां भी, मतलब इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट किया और इन सारे फ्लक्स को जोड़ा तो मुझे नेट फ्लक्स मिलेगा इस गॉसियन सरफेस से। बोला ठीक है, समझ आया? यही चीज लिखी हुई है यहां पे। अब देखो हम करेंगे नहीं ऐसा, कुछ टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल करके करेंगे, चल सीन है। बोला ठीक है चलो कराएं सर। ये ई एन सिर्फ ये शो कर रहा है कि अब यहां पे ना किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोला ठीक है चलो। अब देखो जरा, इसको अगर मैं लिखता हूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको इसी को मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, या इसी को ओपन कर लो यार, एक ही बात है, इसको देख लो। चलो बस मैं अब आई इज इक्वल टू 1 टिल इन्फिनिटी बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। बोला ठीक है सर। ई एन को जब मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टिल ई एन। बोला ठीक है सर, यही बनेगा, हमें समझ में आती है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, डॉट डेल्टा ए। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। अब डेल्टा ए को ब्रैकेट के अंदर भेज दो। जब डेल्टा ए को तुम ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा E1 डॉट डेल्टा ए, फिर सिग्मा E2 डॉट डेल्टा ए। क्या करा सर ये आपने भाई, डेल्टा ए ब्रैकेट के अंदर आया और सिग्मा मैंने हर एक के साथ लगा दिया। ठीक है, समझ में आया? देखो इसको इसमें छोटा सा एन कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको छोटा एन कर दो। देखो भाई फिर समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अमूमी तौर पे ना गॉसेस लॉ को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता, तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आखिर तक क्लियर नहीं हो पाता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये सब चीज जो मैं कर रहा हूं, इसको जानने से पहले वो पुरानी चीज पढ़ लो जो हमने पढ़ी थी। क्या सर, दोबारा बता दें। एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में आपने एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया। आपको क्या पता है, इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है। चाहत क्या है, आपने नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस कैलकुलेट करना है। आपने बोला सरफेस पे ई पता है,
आपने डेल्टा ए के छोटे टुकड़े किए, एरिया के छोटे छोटे एलिमेंट्स किए, हर पॉइंट पे ई डॉट डेल्टा ए निकाला, इस चार्ज की वजह से सबको जोड़ लिया, नेट फ्लक्स आ गया। अब क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। अब आपको सरफेस पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। ये कैपिटल एन एच चार्ज की वजह से नहीं, ये ई नेट वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वेक्टर सम। बोला ठीक है। अब आपने बोला यार इस पॉइंट पे ये जो पूरा क्लोज सरफेस है इसके छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े किए और मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल्टा ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बोला ठीक है। मैंने कहा अब जरा ई नेट को खोलो। जब ई नेट को आप खोलोगे तो ई नेट क्या था, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड थी। और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू बहुत सारे चार्जेस। बोला ठीक है सर, ऐसे कर लिया हमने, कोई मसला ही नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने कहा इसका आसान सा तरीका है, आप थोड़ी देर के लिए मान लो ये Q1 के अलावा कोई चार्ज है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, सोचो, थोड़ी देर के लिए मान लो Q1 के अलावा कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आपको Q1 की वजह से जो फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा है वो कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, आप बोलोगे Q1 की वजह से यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहां हर जगह Q1 की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इस जो डेल्टा ए के टुकड़े किए हुए हर जगह पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 डॉट डेल्टा A1, E1 डॉट डेल्टा A2, E2 E1 डॉट डेल्टा, मतलब E1 की वजह से आप सारा ये नेट फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो ये काम हो रहा है। ये क्या है, देखो मैं इसको लिख भी रहा हूं, ये क्या है, ये है फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज 1। अब तो समझ में आ गया होगा। आपने ये माना कि भाई चलो छोड़ दो, ये है ही नहीं सारे। आपने माना Q1 की वजह से नेट फ्लक्स कितना है, तो आपने बोला भाई Q1 की वजह से नेट फ्लक्स, ये Q1 की वजह से नेट फ्लक्स है, Q1 की वजह से। तो कैसे निकाला, आपने Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया और उन सबको जोड़ लिया। फिर ये देखो ये क्या है, ये नेट फ्लक्स है ड्यू टू Q2। ये क्या है, ये नेट फ्लक्स है मेरे बच्चे ड्यू टू Q2। बोला ठीक है। ऐसे करते करते आपने सबका इंडिविजुअल नेट फ्लक्स निकाल लिया, ये सबका नेट फ्लक्स निकाल लिया। नेट फ्लक्स ड्यू टू NH चार्ज, जो भी आपका Qn है, जो भी NH चार्ज है आपका, उसकी वजह से निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया आपने ये। अब आपने कहा भाई ये क्या है, ये आपके पास है फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 2, फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 3, करते करते फ्लक्स ड्यू टू चार्ज नंबर n। अब जरा यहां पे आप समझो मेरी बात को अच्छे तरीके से, ये समझ में आ गया कि मैंने सिग्मा हर एक का अलग कर दिया। ये पार्ट सिर्फ शो कर रहा है इस चार्ज 1 की वजह से फ्लक्स, ये पार्ट शो कर रहा है नेट चार्ज सिर्फ नेट फ्लक्स सिर्फ इस चार्ज की वजह से। सिमिलरली जो Q5 का होगा वो शो करेगा सिर्फ इस चार्ज की वजह से, इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स। जो Q6 का होगा, जैसे E6 डॉट डेल्टा ए होगा, वो शो करेगा इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। तो आपको पता चल गया भाई, क्या पता चल गया, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi n, यानी कि ये मेरे बच्चे आपका नेट फ्लक्स निकालने का तरीकाकार है। ऐसे आप अपना नेट फ्लक्स कैलकुलेट करते हो। बोला ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है भाई अगर तुम्हें इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, इसकी वजह से जो फ्लक्स है phi1, इसकी वजह से जो फ्लक्स है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इन सारे फ्लक्स को आप क्या करो, जोड़ लो, इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब आपको एक बात पता है, क्या बात पता है, कि ये जो बाहर चार्ज रखा हुआ है इसकी वजह से नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस कितना होगा, 0। क्यों सर 0 होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड लाइन इसके अंदर दाखिल हो रही है ये आगे जाके यहां से निकलेगी भी। इसकी वजह से ये जो फील्ड लाइन ऐसे दाखिल हुई है ये ऐसे ही चलते चलते यहां से निकलेगी भी तो सही। तो यहां पे इस पॉइंट पे जब आप फ्लक्स निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा, इस पॉइंट पे निकालोगे वो पॉजिटिव आएगा। जितना यहां पे नेगेटिव होगा उतना यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसको देखोगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे आएगी, इस पॉइंट पे नेगेटिव फ्लक्स होगा, इस पॉइंट पे इसकी वजह से पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो आपने कहा ये जो फ्लक्स की वैल्यू है ये उन सारे चार्जेस के लिए तो 0 हो जाएगी जो कि बाहर रखे हुए। पॉइंट समझ में आ रहा है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे ये जो नेट फ्लक्स की वैल्यू है दैट विल बी 0 फॉर ऑल द चार्जेस जो कहां पर है मेरे बच्चे, जो बाहर रखे हुए, जो कि आउटसाइड है, जो कि कहां है, जो कि बाहर है, जो कि आउटसाइड है, जो कि आउटसाइड है, जो कि बाहर रखे हुए। बोला ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आती है, क्लियर है। तो आपने जब इसको, अब फाई का वैल्यू भी आपको पता है कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। जब मैं phi1 की वैल्यू लिखूंगा तो मैं बोलूंगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह 2 की लिखूंगा Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 3 की लिखूंगा Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मान लो करते 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 आपके पास जितने भी अंदर चार्जेस थे, Q अंदर, अंदर कहां पे, समझना ये बात, कितने, ये जितने भी आपके अंदर चार्जेस थे,
इन सब की वजह से फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा और जो बाहर वाले चार्जेस हैं उनकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझना, नेट फ्लक्स इसकी वजह से बाहर वालों की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं यहां से 1/ε0 को कॉमन ले लूं और इन सबको जमा करूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टिल Q अंदर, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चला ये क्या है, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे वो चार्जेस हैं जो कि सरफेस के अंदर है। तो आप इनको बोलोगे चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पता चला, ये है आपका गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ। और ये इतना पावरफुल टूल है जिसकी कोई हद नहीं है। क्या पता चला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको ये पता चला, सुनना गौर से, कि जो नेट फ्लक्स है थ्रू दिस क्लोज सरफेस, दिस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज, जितने चार्जेस इसके अंदर हैं डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस में से जो नेट फ्लक्स है, यानी कि अंदर आने वाला फ्लक्स माइनस बाहर जाने वाला फ्लक्स, ठीक है, ये बराबर है, दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज इनक्लोज है और मीडियम की परमिटिविटी क्या है। यानी कि इस क्लोज सरफेस में से जो नेट फ्लक्स निकल रहा है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बाहर रखे हुए चार्जेस की। लेकिन मजेदार बात, अगर इस गॉसियन सरफेस के इस सरफेस पॉइंट पर कहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो अंदर और बाहर सारे चार्जेस की वजह से मिलकर आएगी। ये है इसकी पावर, ये खूबसूरती है कि जो नेट फ्लक्स है थ्रू द क्लोज सरफेस, उसके लिए आपको सिर्फ अंदर वाला चार्ज चाहिए, लेकिन उसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो ऑन अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द गॉसियन सरफेस, तो वो आपको सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा होगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिख लो। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? नेट फ्लक्स दैट इज क्रॉसिंग अ क्लोज गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, is equivalent to 1/ε0 times the amount of total charge enclosed। क्लियर है? चलो जल्दी से कॉपी कर लो, आगे से इसके 1 से 2 सवाल कराते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने हमारा गॉसेस लॉ अच्छे तरीके से ड्राइव किया। उससे रिलेटेड ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि माजी के किसी एक पास पेपर के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, आया हुआ है। गॉसेस लॉ की अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट लिख दूं तो भाई वो स्टेटमेंट ये है कि आपके पास जो नेट फ्लक्स है किसी भी आर्बिटरी क्लोज सरफेस से, नंबर 1 उसको लिखने का तरीका क्या है? सिग्मा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डॉट डेल्टा ए। ये आप इसको यहां पे i इज इक्वल टू 1 टिल इंफिनिटी ले जाओगे, और ये बराबर किसके होता है कि आपने जितना चार्ज इनक्लोज किया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये पूरी आपको टर्म समझ में आ रही होगी। और इसी को लिखने का एक तरीका जो आप अच्छी किताबों में आगे चल के यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ोगे वो इस तरीके पर होता है, E डॉट डी ए। अब मैं आपको इसका भी बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि जो ये लिखा हुआ है वही ये चीज़ है, आपने सम किया है क्लोज सरफेस के ऊपर। तो आपका जो काम की बात क्या है कि आपका जो क्लोज सरफेस है उससे जो नेट फ्लक्स निकल रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? कितना चार्ज उस सरफेस में इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट पे। नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस चार्ज का जो बाहर रखा हुआ है, लेकिन अगर इस क्लोज सरफेस की बाउंड्री पे आप कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो तो दैट विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, तो वो सिर्फ इनक्लोज चार्जेस की वजह से नहीं होगी। ठीक है, अब कहता है कंसीडर 3 पॉइंट चार्जेस। आपके पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, -2q +q एंड -q एंड 4 क्लोज सरफेसेस। 4 क्लोज सरफेसेस हैं। देखो एक ये दिया हुआ है S1, एक दिया हुआ है S2, एक दिया हुआ है S3 ये वाला S3 है, और एक दिया हुआ है आपको S4। आपको कह रहा है नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू ईच। मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूं। देखो ये जो S1 है मेरे बच्चे, ये S1 है, इसको मैं ट्रेस कर रहा हूं, गौर से देख लेना। ये बना के दिया हुआ है, ये उसने कहा S1 है। अब इसमें से आपने क्या निकालना है? नेट फ्लक्स। बोले सर कोई मसला ही नहीं है। नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो भाई कितना चार्ज इनक्लोज है, सुनना गौर से, कितना चार्ज इनक्लोज है, -2q और +q, -2q और +q। तो आपने बोला भाई -2q और +q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा भाई -q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि नेट फ्लक्स इस सरफेस के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, S2 से निकालना है, चलो S2 से निकालते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये S2 आ गया, ये है भाई S2, ये S2 है भाई, ये S2 है, ये S2 है, ये सरफेस नंबर 2 है, बना के दिया भाई। इसमें क्या है, +q और -q। तो आप बोलोगे भाई नेट फ्लक्स क्या होगा, आप बोलोगे जितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई चार्ज इनक्लोज एक +q एक -q, तो आपने बोला भाई +q -q अपॉन 0 हो गया, ठीक है। तो +q -q कितना होता है, 0, 0 डिवाइड बाय 0, इसका मतलब आपका आंसर, सर 0 डिवाइड बाय 0 तो इनफाइनाइट होता है ना, लेकिन यहां पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 0। क्यों 0 आ रहा है सर, ये अपॉन में 0 नहीं है भाई, ये अपॉन में आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो +q -q 0 हो गया, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पे आपके पास जो 0 है वो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आपका जो इनक्लोज चार्ज है ना वो बेसिकली क्या है, 0 है। जब इनक्लोज चार्ज 0 है इसका मतलब नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी 0। क्यों सर, देखो एक +q है, मान लो +q के लिए 4 लाइंस होती हैं, तो इसमें से 4 लाइंस बाहर जाएंगी और -q है तो 4 लाइंस अंदर आएंगी, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0। नेट फ्लक्स कैसे आता है, अंदर आने वाला माइनस बाहर जाने वाला, या बाहर जाने वाला माइनस अंदर आने वाला। जब 4 लाइंस बाहर जा रही हैं, 4 ही अंदर आ रही हैं, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना है, S3 का करना है भाई, S3 का, ये S3 है, चेक करो, ये S3 है, इसमें ये तीनों चार्जेस हैं। तो आप बोलोगे भाई -2q प्लस का q और माइनस का q, ये और ये चला गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन गया, माइनस का 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास S3 के अंदर से नेट फ्लक्स निकल रहा है। अब अगर S4 की बात करेंगे वो तुम खुद ही कर सकते हो, ये देखो, ये है आपका S4, ये है S4, ये S4 है, ये S4 है। इसमें कोई चार्ज नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो भाई इसकी वजह से, सुनना गौर से, इसकी वजह से आपका जो नेट फ्लक्स है वो वैसे ही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वही क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पढ़ समझ में आ रहा है, चार्ज इनक्लोज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पढ़ समझ में आ रहा है, क्लियर है, सही है। अब एक चीज और ध्यान में रख लेना, यहाँ पे अपनी कॉपी में एक नोट लिख लेना, ये चीज कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पर नेट फ्लक्स 0 है तो उसका लाजमी तौर पे ये मतलब नहीं है कि वहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी 0 होगी। मैं आपको इसकी एक मिसाल समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक +q चार्ज है, एक -q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इस गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे भाई इससे नेट फ्लक्स 0 निकलेगा। क्यों, नेट इनक्लोज चार्ज 0 है। मैं बोलूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगी आउटवर्ड, भाई ऐसे ज्वाइन करके देख लो। नेगेटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो ऐसे होगी इनवर्ट। और अगर आप इसको मुकम्मल करोगे तो आपके पास ऐसे करके एक नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी, ये होगी तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताने का मकसद ये है कि देखो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला तुम्हारा नेट फ्लक्स क्या था, 0, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारी 0 नहीं हो रही थी। तो अगर नेट फ्लक्स 0 है वो क्या बताता है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो 0 है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें जितनी लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी लाइंस बाहर जा रही हैं, बस, और कुछ नहीं बता रहा। क्लियर है, वो ये नहीं बता रहा कि इसके सरफेस के ऊपर हर जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये जो हमने गॉस का लॉ पढ़ा, ये गॉस का लॉ आखिर कहां यूज होता है, फायदा क्या है इसका। नंबर 1, पहला पॉइंट, गॉस का लॉ वही बात बताता है जो कूलम लॉ बताता है। कूलम लॉ के अंदर आपको क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चार्ज के दरमियान में रिलेशन पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन पता चलता है, चार्जेस के दरमियान में फोर्स पता चलती है। गॉस का लॉ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में एक नए अंदाज से रिलेशन बताता है। नंबर 1 फायदा। सर क्या ये इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। मैं अभी आपको गॉस लॉ की मदद से कूलम लॉ ड्राइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। नंबर 2, गॉस का लॉ ज्यादा जर्नलाइज है एज कंपेयर टू कूलम लॉ। ये चीज आप शायद इंटर लेवल पे नहीं पढ़ोगे, आगे चल के पढ़ोगे। नंबर 3 जो आपको फौरन चुटकी बजा के समझ में आएगा और आपकी किताबों में यही लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिसके अंदर
कूलम्स लॉ की मदद से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जाओगे तो बहुत हेक्टिक मैथ्स करनी पड़ेगी। गॉस लॉ आपको यूं निकाल के दे देगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे कोर्स में भी शामिल है, एक हमारे पास है इनफाइनाइट चार्ज शीट। ऐसे एक बड़ी सी शीट है, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज है। एक बड़ी सी शीट है, उस पर बहुत सारा चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज है। इससे कुछ फासले पे आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप कूलम लॉ वाला फॉर्मूला यूज करोगे विच इज E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, तो क्या होगा, आपको गिनना पड़ेगा भाई पहले क्या तरीकाकार है। भाई पहले इस चार्ज की वजह से निकालोगे, फिर इस चार्ज की वजह से निकालोगे, फिर इसकी वजह से निकालोगे। ऐसे करते करते सारे चार्जेस की वजह से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, सबको जोड़ोगे, तब जाके इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगी। जो आपका गॉस लॉ है वो चुटकी बजा के 3 लाइन में आपको इसका आंसर निकाल देगा। सर इसका मतलब हम गॉस लॉ को इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में गॉस लॉ इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालता है। तो सर फिर इक्विवेलेंट कैसे हुआ? गॉस लॉ के अलग फायदे हैं, कूलम्स लॉ के अलग फायदे हैं। गॉस लॉ ऐसी बहुत सारी जगहों पे काम करता है जहां कूलम लॉ फेल करता है। फॉर इंस्टेंस स्टैटिक चार्जेस के लिए कूलम लॉ वैलिड है, लेकिन डायनेमिक चार्जेस में कूलम लॉ नहीं चलता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सारे डायनेमिक चार्जेस हैं, वहां आपका गॉस लॉ काम कर रहा होता है। तो गॉस लॉ एक ज्यादा जनरल लॉ है। आप अपने लेवल पे इसको सिर्फ इतनी बात जहन में रखेंगे, क्या कि जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस आते हैं, जब आपके पास बहुत सारे चार्जेस आते हैं, जब आपके पास क्लस्टर ऑफ चार्जेस आते हैं, उस केस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने में आपका गॉस लॉ इस्तेमाल होता है। हालांकि ये जुमला गलत है, क्योंकि हमेशा गॉस लॉ की मदद से आप इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं निकाल सकते। वो केसेस कौन से होते हैं कि जिसके अंदर आप गॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हो? दे आर हाईली सिमेट्रिकल केसेस। वो सिमेट्री क्या होती है अभी पढ़ेंगे, वो सब दिखाऊंगा अभी आपको। अदरवाइज गॉस लॉ की मदद से नहीं निकाल सकते। फॉर इंस्टेंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल पढ़ी थी, वो आप गॉस लॉ की मदद से नहीं निकाल सकते। कूलम लॉ की मदद से कितनी आसानी से आ गई थी, गॉस लॉ की मदद से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक नहीं है। एक चार्ज की वजह से आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर 3 चार्जेस आ जाए आप गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इसको। तो गॉस लॉ का फायदा क्या है? गॉस लॉ एक पावरफुल टूल है। जो काम कूलम लॉ से कर सकते हो वो काम तुम गॉस लॉ से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट है, और आसानी के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्लस्टर ऑफ चार्जेस के केस में आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत सुकून से, मैथ्स को अवॉइड करते हुए। ठीक है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी मदद से निकालना सिखाता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने हमारा जो गॉस लॉ पढ़ा है उस गॉस लॉ की स्टेटमेंट वापस लिख देता हूं कि नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। साथ में ये बराबर किसके है? सिग्मा EN डॉट डेल्टा A के। यानी कि जो भी नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसका आपने क्या करना है, उसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है एरिया एलिमेंट के साथ पूरे के पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर, I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू इंफिनिटी तक। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। अब मैंने आपको कहा कि गॉस लॉ के बहुत सारे फवाइद में से एक फायदा यह है कि हाईली सिमेट्रिकल केसेस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो और मैथ्स आपकी अवॉइड हो जाएगी। तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज पढ़ते हैं। मान लो यहां हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। बोला ठीक है सर, करना क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस है। बोला ठीक है सर, कुछ डिस्टेंस है, R डिस्टेंस। इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस है, R डिस्टेंस, और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता था। ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू मैंने मान ली Q है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी तो होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या करनी है भाई साहब, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बोला ठीक है यार, क्या मसला है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको गॉसियन सरफेस के ऊपर अज्यूम करोगे। आप कहां अज्यूम करोगे? गॉसियन सरफेस पे। और मैंने मान लिया कि यहां पे जो मेरा गॉसियन सरफेस है वो एक अदद स्फीयर है। वो एक अदद क्या है? वो एक अदद स्फीयर है। अब आप बोलोगे सर आपने स्फीयर ही क्यों लिया? यार कोई अच्छा स्फीयर बन गया, कोई और भी तो ले सकते थे। इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। मैंने मान लिया ये मेरा एक गॉसियन स्फीयर है। ठीक है,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, मैंने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है उस पॉइंट को इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अज्यूम किया। ये मेरा क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई भी हो सकता था, मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है सर? अब करते हैं जो करना है, आओ देखते हैं क्या करना है। आओ सर करिए जरा, आओ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बोला सर निकालनी है। आपके पास नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है सर? वो है सिग्मा, अब I इज इक्वल टू 1 टेन इन्फिनिटी नहीं लिख रहा, बस समझ जाना, ठीक है। E डॉट डेल्टा ए, यही है सर, यही है भाई। सर EN नहीं लिखा आपने भाई। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड उस केस में लिखते हैं जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं। अभी क्या है? सिर्फ एक चार्ज है, तो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैंने सिर्फ E लिख दिया। बोला ठीक है सर, समझ में आती है बात की। अच्छा, डेल्टा ए, और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ये हमें पता है। सर इसको ओपन करें जरा, ओपन करो भाई, ओपन करो जरा इसको। ये बन जाएगा भाई E1 डॉट डेल्टा A1, बोला ठीक है सर। फिर E2 डॉट डेल्टा A2, बोला ठीक है। ये वही वाली कार्रवाई चल रही है, सही है, मतलब डॉट प्रोडक्ट आपने किया, हर एक के साथ साथ करते चले जा रहे हैं, बोला ठीक है। करते 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 आगे आपके पास EN डॉट डेल्टा AN। सर ये क्या किया जरा फिर समझाएं भाई। मैंने क्या किया, ये नेट फ्लक्स कैसे आया होगा, पूरे लेक्चर में यही तो सीखा है, ये नेट फ्लक्स कैसे आया होगा भाई। यहां से आपके पास ऐसे करके इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कुछ ऐसे आउटपुट जा रही होगी, बोला जा रही होगी। इस पॉइंट पे जो मैंने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है उसका भी डायरेक्शन यही होगा, तो ये हो गया डेल्टा ए, ये हो गया मेरे पास इस पॉइंट पे ई। इसी तरह से यहां से कुछ यहां भी ऐसे जा रहा होगा, तो इस पॉइंट पे जो मेरा डेल्टा ए है वो ऐसे हो गया, ये मेरे पास ई हो गया। ऐसे करते करते पूरे क्लोज सरफेस के ऊपर मैंने हर पॉइंट पे ई डॉट डेल्टा ए कैलकुलेट कर दिया। सर ये 1 2 1 2 3 क्या लिखा हुआ है? ये बता रहा है भाई पॉइंट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और डेल्टा ए का डॉट प्रोडक्ट, ये बता रहा है इस पॉइंट 2 पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और डॉट प्रोडक्ट, बोला ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये बन जाएगा भाई E1 डेल्टा A1 कॉस ऑफ 0 डिग्री। सर कॉस 0 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि देखो ये जो पैच है ये ऐसे होगा, इधर इसका डेल्टा ए यहाँ है, ई भी है, ये वाला पैच यहाँ ऐसे होगा, ऐसा है, बोला ठीक है। आपने इसको भी कर दिया E2 डेल्टा A2, फिर करते करते कॉस ऑफ 0 डिग्री, फिर आप आगे आए EN डेल्टा AN, फिर ये हो गया आपके पास कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? सर 1 होता है, हर जगह 1 हो गया, बोला ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई ये बता जरा ये E1 क्या है, ये E2 क्या है, ये EN क्या है, आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है, इस पॉइंट पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इस पॉइंट पे E3 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब हमें ये पता है कि ये वाला पॉइंट सेंटर से जितने फासले पे, ये वाला पॉइंट भी उतने फासले पे, ये डिस्टेंस अगर R है तो ये भी R है, ये भी R है। इसका मतलब इस सरफेस पर हर जगह E का वैल्यू कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। जब हर जगह E का वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं E इंटू डेल्टा A1 और cos 0 डिग्री 1 हो गया, फिर E इंटू डेल्टा A2 cos 0 डिग्री 1 हो गया, करते करते E इंटू डेल्टा AN। मैंने हर जगह पे जो मेरा E1 E2 E3 था उसको E से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि इस सरफेस पे हर जगह पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कैसा आया? एक बराबर आया, बोला ठीक है। अगर मैं E यहां से कॉमन निकाल लूं और यहां पे उल्टे हाथ पे क्या चल रहा है? उल्टे हाथ पे चल रहा है नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स। और ये नेट फ्लक्स इसके बराबर है, गॉस लॉ से हम पता कर चुके हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, बोला ठीक है। ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, करते करते डेल्टा AN, बोला ठीक है सर, ये आ गया डेल्टा AN, बोला ठीक है सर, ये आ गया। समझना ये क्या हो रहा है? ये सारे के सारे जो एरिया एलिमेंट्स हैं इनको आप जोड़ रहे हो। डेल्टा A1 पहला एरिया एलिमेंट, डेल्टा A2 दूसरा, डेल्टा A3 तीसरा, सारे एरिया एलिमेंट्स को तुम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे, बोला ठीक है। जब मैं सारे एरिया एलिमेंट्स को जोड़ूंगा तो क्या ये समझ में आ रहा है कि मुझे इस स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा, इस स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया मिलेगा? बोला सर बिल्कुल ऐसे ही है। इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर के बराबर, बोला ठीक है। ये हो गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई R स्क्वायर यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करा के क्या होगा? डिवाइड। इसका मतलब तुमने E की वैल्यू निकालनी थी, E क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, यही बनेगा। देखो ये चीज नीचे आ गई, बोला सही है। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बोला सर लिख सकते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? बोला सर K के बराबर होता है। क्या बन गया? E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यही फॉर्मूला
एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का था एट सम डिस्टेंस r, बोला सर था। और क्या यह फॉर्मूला हमने पहले कूलम्स लॉ की मदद से ड्राइव किया था, बोला सर किया था। क्या आप सेम रिजल्ट एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम इट, तो क्या हम सेम रिजल्ट हासिल कर चुके। क्या यह बात साबित हो गई कि कूलम्स लॉ इज इक्विवेलेंट टू गॉस लॉ? कूलम लॉ वही चीज बताता है जो गॉस लॉ बताता है, बस एक डिफरेंट अंदाज में, एक अलग अंदाज में। तो देखो ये रिजल्ट वही आया, बोला सर आया। अब यहां पे ना कुछ चीजें जरा समझ लो अच्छे से। पहली चीज, सर गॉसियन सरफेस आपने स्फेयर क्यों लिया? गॉसियन सरफेस हमेशा वो कंसीडर किया जाता है कि जिसके ऊपर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। सुनना, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। सोचो अगर मैं यहां स्फेयर ना लेता तो मसला क्या आता? मान लो मैं ऐसा कोई आड़ा तिरछा गॉसियन सरफेस लेता, प्रॉब्लम क्या होती? ई इस डायरेक्शन में यहां होता, डेल्टा ए ऐसा आ जाता। इस पॉइंट पे ई ऐसा होता और डेल्टा ए भी ऐसा होता। लेकिन मसला समझो, अब जरा देखो, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का फासला देखो और इस पॉइंट तक का फासला, क्या एक बराबर है? नहीं है। इसका मतलब अगर इधर E का मैग्नीट्यूड E1 होता तो इधर E का मैग्नीट्यूड E2 कुछ और होता। तो ये जो कैलकुलेशन आपको इतनी सीधी नजर आ रही है, ये इतनी सीधी ना होती। समझ में आ रहा है? फिर सुनो, कोई जल्दी नहीं। गॉसियन सरफेस हमेशा वो लिया जाता है कि जिसमें कैलकुलेशन सहल हो जाए, आसान हो जाए। अगर मैं ऐसा कोई आड़ा तिरछा लेता, देखो अभी फायदा क्या था? अब अपनी कॉपी में एक चीज नोट कर लेना, गॉसियन सरफेस हमेशा वो लिया जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री को मैच कर रहा होगा। जरा इमेजिन करो, आंखें बंद करके इमेजिन करो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं? ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, हर तरफ जा रही है। इसका मतलब स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, तो मैंने स्फेयर ले लिया। यह बहुत काम की बात है, सुनना गौर से। गॉसियन सरफेस हमेशा वो लिया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की सिमेट्री को मैच करे, तब उस केस के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इवेल्युएट करना यूं चुटकियों का खेल है। लेकिन अगर आपने जज्बाती होकर कोई आड़ा तिरछा गॉसियन सरफेस लिया, जिंदगी में उसको आप इवेल्युएट ही कभी नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा जो बुजुर्गाने फिजिक्स हैं वो कहते हैं। आप करके देख लो, मसला बताता हूं क्यों। देखो, जब भी आप इसको इस वाली चीज को सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ऐसे करके इसको खोलना पड़ेगा, हमेशा यही होगा, बोला होगा हमेशा। दो मसले आएंगे प्राइमरी आपके। अभी देखो आपको वो मसले नजर ही नहीं आए होंगे, अब दिखाता हूं मसले। यहां पे आपने हर जगह पे cos 0 डिग्री किया था, नजर आया? क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस ऐसा लिया था कि E और डेल्टा ए, यहां पे E ऐसा होता, डेल्टा ए ऐसा होता, यहां पे E ऐसा होता, डेल्टा ए ऐसा होता, यहां पे E ऐसा होता, डेल्टा ए ऐसा होता। आपने गॉसियन सरफेस ऐसा लिया था कि हर पॉइंट पर E डेल्टा ए आपस में क्या था? पैरेलल था। अब ये देखो जरा, अगर मैं ये आड़ा तिरछा गॉसियन सरफेस लेता, अब जरा देखो इधर, मान लो मैं इस पॉइंट की बात करता हूं। इस पॉइंट पे देखो E वैल्यू ऐसे जा रही है और डेल्टा ए ऐसा हो गया। अब देखो यहां थीटा पता नहीं क्या है, यहां थीटा पता नहीं क्या है, यहां थीटा 0 है। अब मिसाल के तौर पे यहां पे देखो ये ऐसे जा रहा है और ये कुछ ऐसे हो गया, अब ये थीटा पता नहीं क्या है, सही है। यहां देखो ये ऐसे जा रहा है और यहां देखो ये कुछ ऐसे हो गया। अब थीटा ही अलग अलग चल रहा है क्योंकि थीटा तो परपेंडिकुलर सरफेस चलेगा। अब यहां देखो ये ऐसे जा रहा है और ये आपके पास डेल्टा ए ऐसा हो गया। अब इस वाले में प्रॉब्लम क्या है कि आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, गॉस लॉ इस पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन आपके लिए अजियत है। मैथ आसान होने के बजाय मुश्किल हो गई भाई। अब देखो यहां पे आपने थीटा क्या था, आसान हो गया था ना, एक जैसा हो गया था। यहां पे थीटा ही आपके लिए अजियत हो गया। दूसरी काम की चीज आपने शायद नोट नहीं किया, मैंने E1 को भी E लिखा, मैंने E2 को भी E लिखा, मैंने EN को भी E लिखा। हम जब भी गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं, दो चीजों को ध्यान में रखते हैं। ऐसा गॉसियन सरफेस लिया जाए कि जब आप एरिया एलिमेंट्स के टुकड़े करो तो हर जगह पे डेल्टा ए और ई के दरमियान में या डी ए और ई के दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो जाए या 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री वाले केस के अंदर फ्लक्स ही 0 हो जाएगा, फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। जैसे सिलेंडर के केस में देखेंगे हम, फ्लक्स 0 हो जाएगा कुछ जगह पे। तो अपने पास नोट कर लेना, गॉसियन सरफेस ऐसा लिया जाता है कि जिसमें थीटा या तो 0 हो जाए या थीटा आपके पास 90 डिग्री हो जाए। बार बार चेंज ना हो रहा हो थीटा, तो फायदा क्या है फिर? तो नुकसान हो गया उल्टा। दूसरा,
गॉसियन सरफेस हमेशा वो लिया जाता है कि जिसमें गॉसियन सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एक जैसी हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। देखो मैंने E1 को E लिखा, E2 को E लिखा। अब यहां देखो, अगर मैं ऐसा कोई आड़ा तिरछा गॉसियन सरफेस लेता, मैं ये कर ही नहीं सकता था। क्यों? इस चार से इधर का फासला कुछ और है, इधर का कुछ और है, इधर का कुछ और है, तो इधर E1 अलग, इधर अलग, इधर अलग, पागल हो जाएगा भाई। तो किया क्या जाता है, हमेशा वो लिया जाता है कि जिसके अंदर ये E कॉमन निकला है। इंटीग्रल के अंदर भी जब आप पढ़ते हो ना, जब इसको मैंने इंटीग्रल लिखवाया था ऐसे E डॉट डी ए, सबसे आसान चीज क्या होती है कि भाई आप ऐसा लोगे कि ये आपका बाहर आ जाए। जब आप इसको ओपन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा तुम्हारा कॉस 0 डिग्री करके तुम 1 कर दोगे। मैंने यही कहा ना कि आप ऐसा सिलेक्शन करोगे कि जिसके अंदर ये थीटा या तो 0 हो या 90 हो। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 1 होता है, और थीटा 90 हो जाएगा तो वो पूरा फैक्टर ही खत्म हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। और E आपका कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये बात जो आप में से टीचर्स देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने इंटीग्रेशन डेफिनेटली पढ़ी है। E शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ एनीथिंग। E को बाहर आ जाना चाहिए। E आपका बाहर आ जाए, मतलब किसी डिस्टेंस का फंक्शन ना हो, वो E बाहर आ जाएगा तो अब आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ ये चीज बच जाती है, इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है बाहर। ठीक है, यहां फायदा होता है गॉस लॉ का। इसको बाहर में डालो, अगर नहीं समझ में आया तो इधर आ जाओ वापस। E कांस्टेंट हो जाए तो यहां देखो मेरे गॉसियन सरफेस पे E कैसा था, कांस्टेंट था, और थीटा क्या था, 0 डिग्री था। तो अपने बार नोट कर लेना कि हम गॉसियन सरफेस वो लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री से मैच करता हो। नंबर 2, ऐसा गॉसियन सरफेस रहेगा कि जिसमें थीटा या तो 90 होगा या 0 होगा। ऐसा गॉसियन सरफेस रहेगा कि जिसमें सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक बराबर होगा, एक वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा, ताकि सिंपलीफाई करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे हमारा गॉसेस लॉ था। अगले लेक्चर में आपको गॉसेस लॉ के अच्छे अच्छे मजीद सवाल मिलेंगे, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन मिलेंगी कि इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब अगर कूलम्स लॉ इस्तेमाल करके निकालने बैठेंगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकेगी। तो आपको गॉसेस लॉ की पावर दिखाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस डेरिवेशन की एक बार अपने हाथ से लाजमी प्रैक्टिस कर लेना।